जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और आइए 30 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस होता है 29 जुलाई को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 2010 में रूस का एक शहर है जिसका नाम है सेंट पीटर्सबर्ग। तो यहाँ पर टाइगर समिट का आयोजन किया गया और जिन देशों में बाघ पाए जाते हैं उन देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। और उसी दौरान ये घोषणा की गई थी कि बाघों के संरक्षण के लिए उनकी आबादी में जो गिरावट हो रही है उसे रोकने के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाएगा। और इसी दौरान इन सभी देशों के द्वारा यह भी सहमति दी गई थी कि 2022 तक हम अपने यहाँ पर बाघों की संख्या को दोगुना भी करेंगे। हालांकि दो देश ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक इस टारगेट को अचीव कर लिया है। सबसे पहले नेपाल ने अचीव किया था और उसके बाद में भारत ने भी अपने यहाँ पर बाघों की संख्या को दोगुना करने का लक्ष्य को अचीव कर लिया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस देश को कोविड-19 के मद्देनजर $4.3 बिलियन के सबसे बड़े ऋण को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी गई है दक्षिण अफ्रीका को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। दरअसल दक्षिण अफ्रीका देश की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप के जितने भी देश हैं उन सभी देशों में सबसे ज़्यादा कोविड-19 से वर्तमान में प्रभावित देश है दक्षिण अफ्रीका। तो इसीलिए IMF के द्वारा यहाँ पर $4.3 बिलियन की ऋण को मंजूरी दी गई है दक्षिण अफ्रीका देश के लिए। दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं तो इसके पास में 3 राजधानियां हैं और ये आपको याद रखना है। एक राजधानी है इनकी केप टाउन जो कि विधायी राजधानी है। उसके बाद में ब्लोमफोंटेन है जो कि यहाँ की न्यायिक राजधानी है और इनकी जो कार्यकारी राजधानी है वह आपको मिलेगी प्रिटोरिया में। मुद्रा यहाँ की है रैंड। राष्ट्रपति यहाँ के हैं सिरिल रामापोसा। IMF की बात करते हैं तो वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है और बल्गारिया की क्रिस्टलीना जॉर्जीवा वर्तमान में इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और मुख्य अर्थशास्त्री कौन है तो गीता गोपीनाथ जो कि भारतीय मूल की हैं, वह यहाँ की मुख्य अर्थशास्त्री हैं। दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं तो आइए इसकी लोकेशन देख लेते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के सबसे दक्षिण में स्थित देश है दक्षिण अफ्रीका। यह नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। इसके अलावा लेसोथो नाम का एक देश इसके पूरी तरीके से भीतर पाया जाता है और ईस्वातिनी नाम का भी एक देश है जो कि इसके साथ में अपनी सीमा को साझा करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तीनों राजधानियां आप देख सकते हैं। ये है केप टाउन, यहाँ पर आपको मिलेगा ब्लोमफोंटेन और यहाँ पे है जोहान्सबर्ग, प्रिटोरिया। ये है प्रिटोरिया। प्रिटोरिया इसकी कार्यकारी राजधानी है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद में ऑल नोटिफिकेशन पर जब आप क्लिक कर लेंगे तो आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सोशल मीडिया पर आप मुझे इन ID पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं और ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे आपको ऐप की भी लिंक मिल जाएगी जिसके ऊपर 1 अगस्त से आपको क्विज भी मिला करेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 29 जुलाई को भारत पहुंचे 5 रफाइल मल्टी रोल कॉम्बैट जेट ने वायुसेना के किस एयरबेस पर लैंडिंग की? तो ये जो 5 रफाइल मल्टी रोल कॉम्बैट जेट विमान हैं इन्होंने लैंडिंग की है अंबाला एयरबेस पर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब यहाँ पर रफाइल के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो में आपको सारी जानकारी दे ही दी है, फिर भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 2016 में भारत सरकार ने फ्रांस की सरकार के साथ 36 रफाइल विमानों के लिए 59,000 करोड़ रुपए में समझौता किया है। तो फ्रांस में एक वहाँ का बंदरगाह का शहर है जिसका नाम है बोर्डो। तो यहीं पर मेरीगनैक एयरबेस है जहाँ से इन 5 रफाइल विमानों ने उड़ान भरी और 700 किलोमीटर की दूरी तय करके ये भारत में पहुँचे हैं। फ्रांस की कंपनी है डसाल्ट एविएशन जिसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और जब ये 5 रफाइल विमान भारत के सीमा क्षेत्र में आ गए थे, यानी कि जो भारत का हवाई क्षेत्र है वहाँ पर एंटर किए थे, तो 2
सुखोई M30 विमान पहुंचे थे इसके स्वागत के लिए। तो कल दिन भर आपने मीडिया पे देखा ही होगा इसकी क्या क्या खासियत है, किस प्रकार से पाकिस्तान और चीन के लोग अब डर के अपने अपने घरों को भाग रहे हैं। और मीडिया वालों का बस नहीं चला कल, नहीं तो वह लोग इसके एक एक पुर्जे को खोल करके भी आपको दिखा देते और बता देते कि इसके एक एक पुर्जे का क्या काम है। तो आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान रखना है कि डसाल्ट एविएशन कंपनी ने इसका निर्माण किया है, अंबाला एयरबेस पे इसने लैंडिंग की है और संभवतः यहीं पर इसको तैनात भी किया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं रफाइल जेट विमान, ये मैक्सिमम 100 किलोमीटर की स्पीड को अटेंड कर सकता है, 60,000 फीट की ऊंचाई पर ये वर्टिकल चढ़ सकता है और इसमें भारत के द्वारा मिटियोर मिसाइल और इसके अलावा हैमर मिसाइल को इंस्टॉल किया जाएगा। अगला प्रश्न है, लखनऊ नगर निगम द्वारा लखनऊ की एक सड़क और चौक का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है। तो यहाँ पर जो अभी मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे जिनका नाम है लालजी टंडन, जिनका अभी निधन भी हुआ है, इन्हीं के नाम पर लखनऊ की एक सड़क और चौक का नाम लखनऊ नगर निगम के द्वारा रखा गया है। दरअसल लालजी टंडन जो कि बिहार के भी पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं, इन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत लखनऊ से ही की है, यानी कि ये लखनऊ से जुड़े हुए रहे हैं और लखनऊ से सबसे पहले एक पार्षद के रूप में इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको ये ध्यान रखना है कि लखनऊ में एक चौराहा है चौक, तो जो लोग लखनऊ में गए होंगे उन्होंने देखा होगा चौक चौराहा, इसी के पास में आपको भूल भुलैया भी मिल जाएगी चौक चौराहे के पास में। तो चौक चौराहे के का जो नाम है वह लालजी टंडन चौराहा रख दिया गया है और लखनऊ से हरदोई जिले को जोड़ने वाले रोड का नाम टंडन मार्ग यहाँ पर रखा जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और पिछले वर्ष अटल बिहारी वाजपेयी जो कि भारत के पूर्व पीएम रह चुके हैं, इन्हीं के नाम पर हजरतगंज चौराहे का नाम भी बदल करके अटल चौक रखा गया था और वह भी आपको मिलेगा लखनऊ में। अगला प्रश्न है, IRCTC ने किस बैंक के साथ मिलकर सह ब्रांडेड संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। तो ये इन्होंने लॉन्च किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार्ड के साथ में मिलकर के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो IRCTC ने जो भी रेलवे के यात्री हैं उनको एक सुरक्षित और बेहतर यात्रा प्रदान करने के लिए SBI कार्ड के साथ में मिलकर के रुपे प्लेटफॉर्म पर, यानी कि यह रुपे कार्ड होगा, तो रुपे प्लेटफॉर्म के ऊपर नियर फील्ड कम्युनिकेशन पर आधारित सह ब्रांडेड संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। अब ये आपको ध्यान रखना है NFC क्या होता है। तो इसका मतलब है कि कार्ड को यहाँ पर आपको स्वाइप करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये जो नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसमें लगी होती है उसके माध्यम से आप मशीन के पास ही ले जाएंगे तो वह आपके कार्ड को डिटेक्ट कर लेगा और उसके बाद में आप इस कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो भारत का यह सबसे बड़ा बैंक है और 1955 में राष्ट्रीयकृत हुआ था। मुख्यालय आपको मिल जाएगा मुंबई में। रजनीश कुमार वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। DGCA द्वारा किस शहर में स्थित स्कूल को भारत के पहले ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल के रूप में अनुमोदन मिला, यानी कि यह जो स्कूल है वह अब ड्रोन की ट्रेनिंग दे सकता है। तो ये मंजूरी मिली है मुंबई में स्थित स्कूल को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा और इस स्कूल का नाम है बॉम्बे फ्लाइंग क्लब। तो इसे DGCA यानी कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के द्वारा भारत के पहले ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल के रूप में मंजूरी दी गई है। स्कूल का नाम है बॉम्बे फ्लाइंग क्लब। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की बात करें तो ये हमारे नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन आता है, जिसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिलेगा और इसके डायरेक्टर जनरल हैं वर्तमान में अरुण कुमार। प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर किसे सम्मानित किया गया है, इनका नाम है जेमी वर्डी जो कि इंग्लैंड के एक फुटबॉलर हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दरअसल जो पिछले वर्ष यहाँ पर प्रीमियर लीग्स टूर्नामेंट हुई थी 2019-20 के लिए, उस सीजन में सबसे ज़्यादा 23 गोल किया था जेमी वर्डी ने। तो जेमी वर्डी लीसेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब के लिए खेलते हैं। तो इस प्रकार से प्रीमियर लीग गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड जीतने वाले ये लीसेस्टर सिटी के पहले और हैरी केन के बाद में इंग्लैंड के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है।
और अभी हम लोगों ने कुछ समय पहले ही जॉर्डन हेंडरसन के बारे में बात की थी। ये भी इंग्लैंड के ही एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं। लिवरपूल फुटबॉल क्लब के लिए खेलते हैं और इन्हें अभी FWA यानी कि फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन के द्वारा फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका ने गुस्ताव ट्रावे अवार्ड जीत लिया। इस नौका का नाम क्या है? तो अगर आपको याद हो तो जून में मैंने आपको बताया था कि यह जो नौका है वह एशिया से नॉमिनेट हुई थी। एशिया से नॉमिनेट होने वाली एकमात्र नौका थी और अब इसने यहाँ पर गुस्ताव ट्रावे अवार्ड भी जीत लिया है और इसका नाम है आदित्य। तो ये आप देख सकते हैं आदित्य नौका को, इसके ऊपर सोलर पैनल को लगाया गया है यानी कि सूर्य के माध्यम से ये एनर्जी को जनरेट करती है और उसी से इस नौका का संचालन होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। गुस्ताव ट्रावे अवार्ड की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह इलेक्ट्रिक बोट्स और बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला एक अवार्ड है और यहाँ पर जो हमारी आदित्य नौका है इसे शुल्क यात्री सेवा के लिए जो नौकाएं बनाई गई हैं उस श्रेणी में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ इलेक्ट्रिक बोट के रूप में पुरस्कार दिया गया है। आपको ये ध्यान रखना है कि आदित्य नाम की जो नौका है इसका संचालन केरल राज्य जल परिवहन विभाग के द्वारा किया जाता है। अखिल भारतीय बाघ अनुमान सर्वेक्षण 2018 यानी कि ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन सर्वे 2018 के अनुसार भारत के कितने टाइगर रिजर्व में कोई बाघ ही नहीं है? तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि वर्तमान में भारत में कुल 50 टाइगर रिजर्व हैं। तो ये ऑफिशियल डेटा है, ये आपको ध्यान रखना है। वैसे टाइगर रिजर्व पे मैंने आपको एक वीडियो भी बना के रखी है जो कि संभवतः यूट्यूब की सबसे बेहतर वीडियो होगी टाइगर रिजर्व के ऊपर, तो आपको उस वीडियो को भी जरूर देखना चाहिए। तो ये जो रिपोर्ट आई है इसे हमारे वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा जारी किया गया और इसमें यह बताया गया है कि वर्तमान में हमारे यहाँ पर 3 ऐसे टाइगर रिजर्व हैं जिनमें कोई बाघ ही नहीं है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब ये 3 टाइगर रिजर्व कौन से हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। तो एक हमारा है दंपा टाइगर रिजर्व जो कि मिजोरम में है, मिजोरम का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। बक्सा टाइगर रिजर्व जो कि आपका वेस्ट बंगाल में है, तो वेस्ट बंगाल में 2 हैं, एक है सुंदरवन, एक है बक्सा। और उसके बाद में झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व जो कि है पलामू टाइगर रिजर्व, इसमें कोई बाघ इस समय नहीं है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत में सबसे ज़्यादा बाघ आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगे, उसके बाद में कर्नाटक है और तीसरे स्थान पे है उत्तराखंड। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि भारत में सबसे ज़्यादा बाघ आपको उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में मिलेंगे। यहाँ पर इनकी संख्या 231 है। उसके बाद में कर्नाटक का जो नागर होल टाइगर रिजर्व है यहाँ पर इनकी संख्या 127 है और तीसरे स्थान पे कर्नाटक का ही बांदीपुर टाइगर रिजर्व है जहां पर इनकी संख्या है 126। किस केंद्रीय मंत्री ने भारतीय मानक ब्यूरो के BIS केयर ऐप को लॉन्च किया? तो यहाँ पर लॉन्च किया गया है केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। रामविलास पासवान के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये वर्तमान में खाद्य उपभोक्ता मामलों और सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं और इन्हीं के द्वारा BIS यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो के इस ऐप को लॉन्च किया गया है। तो ऐप का मुख्य रूप से काम क्या होगा? तो इस ऐप के माध्यम से जो भी आप चीज़ों को परचेज करेंगे उसके ISI मार्क और जो भी उस पर हॉलमार्क लगा होता है उसकी प्रमाणिकता को चेक कर सकते हैं और अगर प्रोडक्ट के बारे में आपको कोई शिकायत करनी है तो वह शिकायत भी आप इसके ऊपर दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा स्टैंडर्डाइजेशन, कंफॉर्मिटी असेसमेंट और प्रशिक्षण के लिए रामविलास पासवान जी के द्वारा BIS के ऊपर 3 पोर्टल भी लॉन्च किए गए हैं यानी कि प्रमाणिकता के लिए और उसके बेहतर मानकीकरण के लिए, असेसमेंट यानी कि कैसे उसका मूल्यांकन हो और प्रशिक्षण के लिए यहाँ पर 3 पोर्टल भी लॉन्च किए गए हैं। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड, तो इनके बारे में आप सभी को पता होगा। इन्हीं के ओवर में भारत के युवराज सिंह के द्वारा 2007 के पहले T20 विश्व कप में 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए गए थे। तो ये आप देख सकते हैं स्टुअर्ट ब्रॉड को। तो स्टुअर्ट ब्रॉड ने टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने का एक माइलस्टोन अचीव किया है।
तो आपको ये बताना है कि इस माइलस्टोन को अचीव करने वाले दुनिया के किस नंबर के ये क्रिकेटर बन गए हैं। तो ये बन गए हैं 7वें नंबर के क्रिकेटर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और इन्होंने वेस्ट इंडीज के जो क्रैग ब्रैथवेट हैं इनको अपने 500वें शिकार के रूप में आउट किया है। अगर हम लोग दुनिया में 500 से ज़्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाजों की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा विकेट लिया है श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन ने, इन्होंने कुल 800 विकेट लिए हैं। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न हैं 708 विकेटों के साथ में दूसरे स्थान पे, और भारत के स्पिनर अनिल कुंबले जिन्हें हम लोग जंबो के नाम से जानते हैं ये 619 विकेटों के साथ में तीसरे स्थान पे हैं। चौथे स्थान पे ग्लेन मैकग्राथ हैं। उसके बाद में आपको वो क्या नाम है जेम्स एंडरसन भी मिल जाएंगे, और एक है कर्टनी वाल्श जो कि हैं वेस्ट इंडीज़ के। तो आपको ध्यान रखना है कि ये 7वें नंबर के गेंदबाज बने हैं और टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लिया है श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन ने। जुलाई 2020 में भारतीय रेलवे ने किस देश को 10 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन दिए। तो ये रेलवे इंजन इन्होंने दिए हैं बांग्लादेश को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी और रेलवे मंत्री पीयूष गोयल जी, इनके द्वारा इन लोकोमोटिव्स को हरी झंडी दिखाई गई है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि भारत के द्वारा अगरतला से बांग्लादेश के अखौरा के बीच में रेल लिंक को बनाया जा रहा है, यानी कि इसका निर्माण भी भारत कर रहा है और भारत के द्वारा इसको फंडिंग भी दी जा रही है। और 2020 यह जो वर्ष है बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति और बांग्लादेश के जनक शेख मुजीबुर रहमान के जन्म की 100वीं वर्षगांठ है। तो इसीलिए आपको ये भी ध्यान रखना है बांग्लादेश की राजधानी तो आपको ढाका में ही मिल जाएगी। यहाँ की वर्तमान में पीएम है शेख हसीना जो कि मुजीबुर रहमान की ही बेटी हैं, और यहाँ की मुद्रा है टका। भारतीय महारत्न कंपनी एनटीपीसी किस देश में एक सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करेगी, यानी कि सोलर पावर प्लांट की स्थापना करेगी। तो एनटीपीसी के द्वारा ये स्थापना की जाएगी श्रीलंका में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और एनटीपीसी के द्वारा जो भी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के सदस्य देश हैं उन सभी देशों में 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता की स्थापना की योजना रखी गई है, और इसी योजना के तहत श्रीलंका में भी एनटीपीसी के द्वारा सोलर पावर प्लांट की स्थापना की जाएगी। सोलर पावर प्लांट की बात हुई है तो आपको ध्यान रखना है कि भारत में अभी रीवा सोलर पावर प्लांट की मध्य प्रदेश में उद्घाटन किया गया है पीएम के द्वारा। इसके अलावा भारतीय नौसेना के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन इंडियन नेवल अकादमी इजीमाला जो कि केरल में है वहां पर किया गया है। श्रीलंका की राजधानी आपको श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टाई में मिल जाएगी। राष्ट्रपति यहाँ के हैं गोतबाया बच्चे और इन्हीं के भाई पीएम हैं महिंद्रा राजपक्षे। चलिए अब कल के प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। केर पूजा की शुरुआत किस राज्य में हुआ। तो केर पूजा ये मनाया गया है त्रिपुरा में काफ़ी वर्षों के बाद। एडीबी यानी कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक इसके नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं। तो अशोक लवासा इसके नए उपाध्यक्ष बन गए हैं। रफाल जेट विमान ये मैंने आपको बता ही दिया कि डसाल्ट एविएशन फ्रांस की कंपनी के द्वारा निर्मित किया गया है। इफ़ इट्स ब्लीड इस पुस्तक को लिखा स्टीफन किंग ने। और भारत का जो अभी एकमात्र गोल्डन बाघ है ये देखा गया है काजीरंगा नेशनल पार्क में, और ये आपको मिल जाएगा असम में। तो काफ़ी सारे लोगों ने इसका बहुत ही शानदार उत्तर लिखा। मैं आपसे एक बार फिर कहूँगा कि जो भी ये 5 प्रश्न आपसे मैं लास्ट में पूछता हूँ ये आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप चाहें तो इसके लिए मेरे पुराने वीडियोस भी चेक कर सकते हैं, वहाँ से आपको पता चलेगा कि बहुत सारे प्रश्न डायरेक्टली यहाँ से पूछे जाते हैं। तो कोशिश करिए कि कमेंट सेक्शन में उत्तर लिखिए, या फिर ये भी आप कोशिश कर सकते हैं कि अपने कॉपी पर या कहीं अन्य स्थानों पर भी इसके उत्तर लिखने का प्रयास कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो के प्रश्न देख लेते हैं। एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की वार्षिक बैठक में अभी कौन भारत की तरफ से शामिल हुआ है। किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है। श्रीपाली बेराकोडी किस देश की महिला क्रिकेटर हैं। और गुलेन वेकियन मानवता पुरस्कार के विजेता अभी हाल ही में कौन रही हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट दिया था जिसमें मैंने आपसे ये पूछा था कि आप कितने वर्षों से किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे लोगों ने अपना वहाँ पर
लिखा कि वह कितने समय से तैयारी कर रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस बारे में जो मेरी राय है या इसके ऊपर मैं एक वीडियो लेकर के आऊँ। तो अगर आप चाहते हैं कि इस पर मैं एक वीडियो लेकर के आऊँ कि किस प्रकार से तैयारी आपकी होनी चाहिए या कितने समय तक तैयारी करनी चाहिए, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो को आपने समय दिया उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।